नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। राज्य है वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है अलीगढ़। बात 5 सितंबर 2023 की है। अलीगढ़ में एक थाना है गोंडा और गोंडा में एक गांव है कैम्पथल। कैम्पथल के रहने वाले सुरेश कुमार की 13वीं का संस्कार चल रहा था। अंत में जो संस्कार होता है तमाम और दूसरे काम करने के बाद ब्रह्म भोज का, वो ब्रह्म भोज चल रहा था। इसी बीच हल्ला गुल्ला हुआ और मृतक के 3 और भाई लाठियां लेकर एक महिला और एक बच्ची, यंग लड़की 20-21 साल की, उन दोनों को बुरी तरह मार रहे थे। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। ब्रह्मभोज वाले लोग अपना भोजन करते रहे। थोड़ी देर में दोनों ने दम तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से किसी ने थाने पर इत्तला की, 112 पर भी इत्तला की किसी यंग लड़के ने कि साहब यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। गोंडा थाने से पुलिस भाग कर आई और ये देखा कि 2 महिलाएं जिन्हें लाठियों से बुरी तरह, लाठी बल्लम फरसे से बुरी तरह काट दिया गया था, वो वहीं बाहर जहां ब्रह्मभोज चल रहा था वहीं पड़ी हुई थी। आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुला के उन्हें भेजा गया पास के अस्पताल में, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। आसपास के गांव भी इकट्ठा हो गए। कोशिश की गई ये जानने की कि आखिर ये किसने किया और क्यों किया। मृतका का नाम मुकेश कुमारी था और दूसरी यंग लड़की मृतका जिसका नाम था प्रियंका। ब्रह्मभोज जिसका हो रहा था उसका नाम था सुरेश कुमार। मरने वाली दोनों महिलाएं सुरेश कुमार की पत्नी और उनकी गोद ली हुई पुत्री थी। पुलिस ने कुछ लोगों से वहां बुलाकर और ये जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या हुआ है, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि कैम्पथल गांव में सुरेश कुमार के 3 भाई रमेश और धर्मवीर दिल्ली में रहते हैं। सुरेश भी दिल्ली में रहता था। राकेश जो उनका सबसे छोटा भाई था वो गांव में रहता था। यानी मृतक कुल 4 भाई थे। मृतक का मतलब सुरेश जिनका 13वीं भोज हो रहा था। ये बताया कि वो डीटीसी में सुरेश ड्राइवर थे। बाकी दोनों भाई जो दिल्ली में उनके साथ रहते थे वो भी वहां नौकरी कर रहे थे और सब वहीं सेटल हो गए थे। सुरेश भी अपनी पत्नी मुकेश कुमारी के साथ वहां सेटल हो गया था। बाकी सबके बच्चे थे, लेकिन सुरेश और मुकेश कुमारी के कोई संतान नहीं थी। कोई 20 साल पहले उन्होंने एक छोटी बच्ची को प्रॉपर गोदनामा करके, रजिस्टर्ड गोदनामा करके एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका का बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया सुरेश ने। खूब अच्छी तरह पढ़ाया और पढ़ लिख कर वो एक ब्रांडेड ब्यूटी संस्थान में ब्यूटी एडवाइजर के पोस्ट पर नौकरी करने लगी। सुरेश और उनकी पत्नी ने ये देखते हुए कि ये लड़की अब नौकरी कर रही है, इसका घर भी बसा दें, एक अच्छा सा वर ढूंढ लिया। शादी तय हो गई। शादी उनकी नवंबर दिसंबर में होनी थी, जब पंडित जी लोगों ने लगन बताई होगी।
इसी बीच शादी की तैयारी के मध्य सुरेश ने यह कहा कि हम अब कुछ दिन में रिटायर होंगे, बच्ची को जितना कुछ है हम दे देंगे, हमें जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा उससे हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। और उनका मकान जो दिल्ली में था, जिसकी वर्तमान में लागत 1.5-2 करोड़ रुपए थी, उसको और गांव की अपने हिस्से की जमीन को अपनी बेटी को के नाम वसीयत करना चाहते थे। पति पत्नी में ये बात हुई। गांव में कुल चारों भाइयों के बीच में 4 बीघे जमीन थी। 1 बीघा उसमें से मृतक सुरेश के हिस्से में आना था, लिहाजा उसने अपनी बेटी के नाम वसीयत कर दी। दिल्ली का वो मकान और गांव की वो 1 बीघे जमीन। गांव में जो कंबाइंड मकान था उसके बारे में उन्होंने ये लिखा कि ये चूंकि मैं वहाँ रहता नहीं, भाई ही वहाँ रहते हैं, खासकर छोटा वाला राकेश, वो उसको दे दिया जाए, ऐसा उसने वसीयत में उल्लेख किया। और अपने दामाद को और बेटी को ये बताने के लिए कि हमारे बाद तुम ही लोग इसके वारिस हो। और कभी कभी ये भी लगता है लोगों को कि बेटी को हम शादी के समय ही ऐसा कुछ दे दें कि उसे ये महसूस न हो कि हम गोद लिए हुए हैं इसलिए हमारे ऊपर कम ध्यान दिया गया। इस लिहाज से उन्होंने वसीयत में दोनों चीज़ों का जिक्र करके और वो वसीयतनामा अपने दामाद के घर रखवा दिया। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि दामाद और उनके परिवार के बीच अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी रही होगी, क्योंकि सामान्य रूप से बेटी को वसीयत किए जाने के कागजात लोग बेटी को ही देते हैं कि दामाद है, पता नहीं कब उसका मन खराब हो जाए, कब उलट जाए। बहरहाल वो वसीयत के कागज उसके दामाद के नाम पर, दामाद के पास रख दिए गए। लेकिन धीरे धीरे ये बात, कभी जब वहाँ जो उनके 2 भाई दिल्ली में रहते थे सुरेश के, उनके कानों तक ये पहुँच गई कि बेटी के नाम इन्होंने सारी जायदाद वसीयत कर दी है। वहाँ रहने वाले 2 भाई धर्मवीर और रमेश, इन लोगों ने सुरेश के घर जाकर ये आपत्ति भी दर्ज कराई कि देखिए, आपने यहाँ का मकान वसीयत कर दिया, कोई बात नहीं, आपने कमाया, आपने खरीदा, आप रह रहे हैं, लेकिन गांव की जमीन जिसे कभी आप देखने नहीं गए, जिस पर कितना खर्चा हो रहा है, क्या खाद लग रही है, क्या पानी का पैसा लग रहा है, कभी आप नहीं गए, उसे आपको राकेश को ही दे देना चाहिए था। सुरेश ने कहा कि भाई, हमारे तो कोई औलाद नहीं थी, एक यही लड़की है, हम तो अपना हिस्सा उसको दे देंगे, मेरे बाद कौन देखेगा, तुम्हारे सबके बच्चे हैं, जिसको चाहे वहाँ भेज के इस संपत्ति को दिखवा लीजिए, और आपको बहुत प्रेम है छोटे वाले भाई से, तो आप अपने हिस्से की ज़मीन उसको दे दीजिए। इसी बात को लेकर थोड़ा हॉट टॉक हुई, थोड़ा मनमुटाव हुआ। हालांकि वहाँ जो 2 भाई रहते थे और सुरेश में बड़े अच्छे संबंध थे। 27 अगस्त को सुरेश को हार्ट अटैक आ गया घर पर ही। उनकी बेटी और पत्नी उन्हें अस्पताल ले गईं। 3 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहे और 30 अगस्त को दोपहर में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों भाई धर्मवीर और रमेश फौरन, वो वहीं थे ही, अस्पताल देखने जाते थे, वो पहुंच गए। गांव का उनका भाई राकेश भी वहां पहुंच गया। पत्नी और बेटी, पत्नी मुकेश कुमारी और बेटी प्रियंका ने यह कहा कि हम इनका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे, निगमबोध घाट पर। उसके पीछे ये तर्क दिया कि हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, न हम कभी गए गांव, माताजी हमारी कभी कभार वहाँ किसी की शादी ब्याह में घर वालों के गई होंगी या गई हैं, लेकिन पिताजी के सारे दोस्त यहीं पर हैं, अभी वो सर्विस में थे और वो लोग कोई अलीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। हम चाहते हैं कि उनके साथ के लोग उनके अंतिम संस्कार में रहें, लिहाजा हम इनका पगड़ी और बाकी सब संस्कार यहीं पर करेंगे। लेकिन तीनों भाइयों ने मिल के समझाने की कोशिश की कि देखिए, हमारे यहाँ अब तक हमारे पिताजी की डेथ हुई, दादाजी की हुई, फलाने की हुई, ढिकाने की हुई,
सबका अंतिम संस्कार वहीं अलीगढ़ में हुआ है, गंगा के तट पर हुआ है। इसलिए यहाँ अंतिम संस्कार करने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए, गांव से संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। सुरेश की पत्नी मुकेश कुमारी ने कहा कि नहीं भाई, हमारा तो संबंध सब वहां से खत्म हो गया, अब वहां हमारी जमीन भी नहीं बची, हमने उसको वसीयत कर दी है बेटी को, अब वो उसकी है तो हमारा वहां से क्या नाता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नाता है, जन्म स्थान कोई अपना बदल नहीं सकता, जो जन्म स्थान है वो है, अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए। बेटी चूंकि पढ़ी लिखी थी और समझदार थी, उसने अपनी माँ से कहा कि क्या फर्क पड़ता है अंतिम संस्कार यहाँ हो या वहाँ हो, अगर सब लोग कह रहे हैं कि परिवार वालों का वहीं हुआ है तो वहीं हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है। खैर बेटी की बात मानकर मुकेश कुमारी इस बात के लिए राजी हो गई। डेड बॉडी हॉस्पिटल से सीधे अलीगढ़ उनके गांव कैंपथल आ गई। वहां पर यह बताया गया कि 10वां होगा, फिर 13वीं होगी, और फिर इतने गांव के लोग इकट्ठा होंगे और इनका ये खाना और इसका ये खर्चा वो खर्चा, ये सब भाई लोग बताने लगे। इस पर मुकेश कुमारी ने कहा कि देखिए, हम 13 दिन यहां नहीं रह पाएंगे, मेरी बिटिया भी नहीं रह पाएगी। यहाँ का जो वो है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण हमें सूट नहीं कर रहा है। पंडित जी ने बताया कि जो शॉर्ट वाला होता है वो चौथे दिन हो जाएगा, सब कुछ कर करा के चौथे दिन ही वो सारा उसका मामला वो ठीक कर देंगे। चौथे दिन यानी कि 5 सितंबर को सारी रस्में पूरी की गई और ये तय हुआ कि जैसे ही ब्राह्मण भोजन होगा वैसे ही हम दोनों लोग, अपनी गाड़ी ले आई थी, हम दोनों लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। 13वीं और पगड़ी का संस्कार एक ही दिन रखा गया। पगड़ी के कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, इसमें सिर्फ परिवार के चुनिंदा लोग और रिश्तेदार ही बुलाए गए। गांव के लोगों ने या सूत्रों ने बताया कि जब केवल थोड़े लोगों के इनवाइट करने की या बुलाने की बात हुई पगड़ी और अंतिम संस्कार में 13वीं में, तो इस पर गांव वालों ने कहा कि भाई इसमें कम लोगों को, फला सारे पूरे परिवार को बुलाइए, गांव को बुलाइए, ये कौन सी बात हुई। लेकिन तीनों भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, अब ये जल्दी में हैं और उनको अभी जाना है और फिर इतना जल्दी हम इतने लोगों का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात उसके पीछे और थी। पहले से इन लोगों ने प्लान कर लिया सुरेश के मरते ही कि किसी भी तरह से इस महिला और उस लड़की को गांव तक ले आए, क्योंकि एक एडिशनल लालच उनके दिमाग में आ गई कि सुरेश अपनी नौकरी के समय उनकी डेथ हुई है, एक मृतक आश्रित में एक परिवार के एक आदमी की नौकरी लगेगी। वहाँ जो भाई लोग रहते हैं, धर्मवीर का बेटा इस लायक था कि वो वहाँ पर डीटीसी में, जहाँ वो ड्राइवर था, उसमें नौकरी कर सके। दूसरा कि उनका जो फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब भी हम लोगों को मिल जाएगा। ये तीनों ने सलाह मशवरा करके कम लोगों को बुलाया था कि जितने कम गवाह रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये इनके उनकी जानकारी में था, सब कुछ था कि ये वसीयत हो गई है। ये भी था कि वसीयत बेटी के नाम की गई है। सारी चीज़ें होने के बाद भी वो उस बेटी को उसका वारिस मानने को तैयार नहीं थे, जबकि गोदनामा रजिस्टर्ड था और उसकी वसीयत रजिस्टर्ड थी। वो अपने को, अपने आप को, उसका सारा, उसकी प्रॉपर्टी का वारिस मानकर चल रहे थे। ब्रह्मभोज जब शुरू हुआ तो तीनों भाइयों ने अपनी भाभी से ये कहा कि ये बताइए, ये गोद ली हुई है
हमारा खून है नहीं, इसको प्रॉपर्टी कैसे दे दी गई? प्रॉपर्टी तो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए, हम लोगों को मिलनी चाहिए, हमारे भाई की प्रॉपर्टी है। प्रियंका लेकिन कुछ नहीं बोली, उससे कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन उसकी मां ने कहा कि ऐसे कैसे सबकी हो जाएगी, जब हमारा वारिस है, रजिस्टर्ड वारिस है हमारा, तो उसको मिलेगी, आपको कैसे मिल जाएगी? धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि अब ब्रह्मभोज खत्म होने वाला है, इसके तुरंत बाद ये दोनों यहाँ से चली जाएंगी, गाड़ी इनकी तैयार है। अचानक तीनों पहले से तैयारी में लाठी, डंडा, फरसा जो भी था उनके पास, उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। प्रियंका ने भागने की कोशिश की, उसके सिर पर ऐसी लाठी मारी कि वो वहीं गिर गई। खाना खाने वाले लोग भी वहां मौजूद थे। दोनों चिल्लाती रही, कराहती रही, लेकिन जब तक उनकी जान नहीं निकल गई तब तक उस घर के बाहर के उस मैदान में उनकी पिटाई लाठियों, डंडों से करते रहे। अच्छा, शिफत ये भी देखिए कि इतने लोग देखने वाले थे, वो चिल्लाती रहीं, मदद के लिए चिल्लाती रहीं, और लड़की तो नहीं जानती थी किसी को, उसकी माँ सबको जानती थी, सबका नाम लेके बुलाती रही, लेकिन कोई नज़दीक नहीं गया। न किसी ने इन भाइयों को रोकने की कोशिश की, न ही किसी ने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाने की कोशिश की। वो तो गांव के जो यंग लड़के हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं, किसी ने 112 पे फ़ोन करके थाने को सूचना दी कि 2 महिलाओं की लाठियों से, डंडों से इतना पीटा गया है कि वो मर जाएंगी, जल्दी से पुलिस फोर्स भेजी जाए। गोंडा थाने की फोर्स तुरंत आ गई, दोनों को आनन फानन में लाद के, क्योंकि तुरंत की बात थी, लाद के अस्पताल ले गई, लेकिन दोनों ही अस्पताल में ब्रॉड डेड थे। पुलिस को इस जघन्य, अति जघन्य हत्याकांड के तीनों देवरों की तलाश थी, वो नहीं मिले थे। अभी मैंने पढ़ा है अखबारों में कि तीनों की शायद गिरफ्तारी हो गई है, आज ही शायद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप सोचिए, आज की घटना में बताने से पहले आप एक बार सोचिए कि कितनी जघन्य, कितनी नृशंस, 2 औरतें, एक कम उम्र की, एक अधेड़, बेबस, लाचार, दूसरे के दरवाजे पर, लेकिन सिर्फ संपत्ति के लिए उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। आज की घटना, आज प्रॉपर्टी की लालच में 2 बेकसूरों की जान चली गई। नावल्द सुरेश और उसकी पत्नी मुकेश कुमारी ने 19 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया। नावल थे, बच्ची को अपनी खुशी के लिए कि उसके साथ जीवन हमारा कट जाएगा, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, हम उसी में बिजी रहेंगे, वरना एकाकी जीवन काटने को दौड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। लिहाजा उस बच्ची को ले आए, उसकी सारी, चूंकि सरकारी कर्मचारी थे, उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, उसको गोदनामे को रजिस्टर्ड कराया, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़ी उच्च शिक्षा दी, और जब उसकी लाइफ सेटल हो गई, नौकरी वो करने लगी, पर्याप्त तनख्वाह उसको मिलने लगी, अपने आप को सस्टेन करने भर को उसे उसकी आय होने लगी, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक शादी इसकी हम लोग तय कर दें और हम अपनी सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। अच्छा लड़का मिल गया, परिवार वालों से उनकी बात हुई, लड़की अच्छी थी ही, नौकरी पेशा थी, लड़का भी नौकरी पेशा मिल गया, दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए। बातचीत के दरमियान ये भी हुआ कि अब हमारे तो कोई बेटा है नहीं, जो कुछ भी हम इसी बेटी को दे देते हैं, ताकि हमारे बाद संपत्ति का कोई झगड़ा न हो, गांव वाले कोई झगड़ा टंडा न करें। उसने एक वसीयत लिखी, एक अच्छे वकील से वसीयत लिखवाई गई, जिसमें अपना मकान जो दिल्ली वाला था, फ्लैट जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास थी, अपने हिस्से की 1 बीघे जमीन, फंड का पैसा, सब उसके
कि मेरे मरने के बाद जब तक मैं जीवित हूँ अपनी पेंशन और फंड का हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे मरने के बाद ये सारा का सारा मेरी बेटी का होगा। और दामाद को इस बात का यकीन हो कि नहीं, उन्होंने ऐसा ही किया है, वसीयत के ये सारे पेपर अपने दामाद के पास रखवा दिए। दामाद ने भी नेचुरली इसे बहुत अच्छा माना होगा और उसके मन में अपने सास ससुर के लिए बहुत इज्जत हो गई होगी। लड़की के लिए उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि लड़की को कभी ये फील न हो कि वो उनकी गोद ली हुई पुत्री है। कभी उसके मन में ये विचार ना आए कि अगर हम इनकी पुत्री होते तो वे हमारा ज़्यादा ध्यान रखते। अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर दिया। लेकिन सुरेश के दो भाई और भी वहां रहते थे। सुरेश का जो उसका विजन था या जो उसकी मंशा थी वो बहुत साफ थी कि अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी को सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। बहुत अच्छी धूमधाम से शादी करना चाहते थे। चार लोगों को ये लगे कि नहीं, इनकी गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी गोद ली हुई बेटी है। अपनी अगर बेटी होती उससे भी ज़्यादा उसके लिए उन्होंने ध्यान दिया, अच्छी शादी की, सेटल कराया और तो और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। ये उसने सही भी किया। जहां वो 20-25 साल से गया नहीं है, दिल्ली में उसका सब कुछ हो गया, सेटल हो गया वहीं पर, तो उसे अपनी बेटी को अपनी सारी जायदाद देने का हक भी था और उसने जो कुछ भी सोच के उसे दिया उसने बिल्कुल ठीक किया। धीरे धीरे जो दो भाई यहाँ रहते थे उनकी जानकारी में आ गया कि लड़की को अपनी पूरी ज़मीन और गांव की भी 1 बीघा ज़मीन उसको वसीयत कर दी गई है। उन्हें ये बात नागवार गुजरी। दोनों ने जाके इसका विरोध भी किया कि वहाँ वाली ज़मीन तो छोटे वाले भाई को दे देते, सब कुछ आपने इसी को सौंप दिया, इस तरह की बातें। और गांव में भी गांव वाले जो भाई हैं उसको भी कम्युनिकेट कर दिया कि ये बहुत गलत किया है भाई ने, बेटी को इस पता नहीं कौन जाति की थी, बिरादरी की थी। जब किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो तो दसियों चीज़ें मिर्च मसाला लगाकर कही जाती हैं। बहरहाल उनके मन में दुर्भावना आ गई और वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वारिस इसकी, हमारे भाई की वही लड़की है प्रियंका। और सारे तीनों भाई मिलके केवल और केवल सुरेश की मरने का इंतजार कर रहे थे कि इसके मरते ही कोर्ट में छोटी मोटी चीज़ें एप्लीकेशन डाल के इसे फंसा देंगे और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। बिल्ली के भाग से छींका टूटा, सुरेश का निधन हो गया हार्ट अटैक से। नौकरी में ही हो गया तो एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया कि उसकी जगह पर किसी एक को नौकरी मिलनी थी। धर्मवीर का लड़का जवान हो गया था, बालिग हो गया था। पूरे घर ने, ये तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि धर्मवीर को उसकी जगह पर नौकरी पर रखेंगे। लेकिन प्रियंका को वारिस मानने से इनकार कर दिया। खून की नहीं है हमारे, ये कहां से लाए हैं मुझे इसका पता नहीं है, हम कैसे दे देंगे उसको ज़मीन जायदाद। जैसे कानून का माहौल बनाने वाले लोग हर जगह हर गांव में मिलेंगे। अरे कोई क्या कर लेगा, मैं तो ये कर रहा हूँ, जिसको करना वो कर ले। ये कहने वाले बहुत लोग हैं। जो थोड़ी सी भी ग्रामीण परिवेश से जो लोग थोड़ा सा भी संबंध रखते हैं, उन्हें ऐसे लोगों का चित्र उनके दिमाग के सामने आ गया होगा। ये बातें जब दोनों भाइयों ने आके सुरेश के घर पे कही तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों मौजूद थी। उन्हें आभास हो गया कि इन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि वसीयत प्रियंका के नाम कर दी गई। सुरेश की पत्नी ने, इसीलिए उसको थोड़ा आभास हुआ कि वहाँ जाने पे ऐसा न हो वहाँ कोई मुझे जानता नहीं है, जिनकी वजह से वहाँ के संबंध और तार जुड़े हुए थे, उनका देहांत हो गया है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। इसीलिए बार बार वो जिद कर रही थी कि अंतिम संस्कार और अंतिम कार्यक्रम सब हम दिल्ली में ही करेंगे। लेकिन उस बच्ची को बहुत
दुनियादारी का ज्ञान नहीं था प्रियंका को। उसने माँ के लिए जिद की कि अरे अंतिम संस्कार चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, क्या फर्क पड़ता है इससे। और ऊंच नीच के बारे में कि कहाँ क्या हो सकता है संभवतः वो बता नहीं पाई मुकेश कुमारी अपनी बेटी को, और ये वहाँ से चली गई। पहले 13 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन जिद करके उसको 4 दिन का किया। 4 दिन में भी जब सब प्रोग्राम सवेरे वाले हो गए, शाम को ब्रह्मभोज लगभग ख़त्म होने को था, तो भाइयों ने कहा, प्लान इन्होंने पहले ही बनाया था, इनका प्लान था उस लड़की को मारने का। गांव गिराओं के जो वकील हैं उन्होंने राय दी कि देखो रजिस्टर्ड वसीयत है, तुम कुछ भी कर लो, मिलेगा नहीं तुम्हें, सब उसी को मिलेगा। तब ये प्लान हुआ कि किसी तरह उस लड़की को भी यहाँ ले आओ, जब वो आ जाएगी यहीं मार देंगे उसे। जब वारिस ही नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली हम लोगों के हिस्से में ही आएगा। मतलब ये आदमी तब ये भूल जाता है कि हम किसी को मार देंगे, किसी की जान ले लेंगे, हत्या हो जाएगी, पता भी लगेगा, जेल चले जाएंगे, कैसे किसी की संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, भूत सवार था उस संपत्ति का। जीपीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, एक नौकरी, एक मकान, 1 बीघा जमीन, ये भूत बनकर सबके सिर पे नाच रहा था। ब्रह्मभोज खत्म होने वाला था, उन्हें लगा कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, गाड़ी बैठेगी चली जाएगी, हमारा तो प्लान चौपट हो जाएगा। अचानक तीनों भाई उनके पास पहुंचे, अपनी भाभी के पास, मृतक सुरेश की पत्नी के पास, मुकेश कुमारी के पास, और उनसे कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ पूरा फैसला करके तब जाइएगा। हम लोग नहीं मानते हैं कि ये वसीयत करके गए हैं और सब इसका है। आप हमें भाई साहब के हिस्से की जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नौकरी है वो लिख के जाइए कि वो हम लोगों के हिस्से में आएगी। मुकेश ने साफ मना कर दिया, बोले कैसे कर देंगे, करने वाला सब मर गया है, मैं कौन होती हूँ ये लिख के देने के लिए। जिसने वसीयत की उसका तो देहांत हो गया, वसीयत रजिस्टर्ड है, अदालत में है, मरने के बाद निकल आई वो। इतना कहना था कि तीनों भाई पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने लड़की को मारना शुरू कर दिया। जैसे वो चिल्लाकर भागने लगी, माँ उसके ऊपर लिपट गई। फिर ये हुआ कि अगर ये देख लेगी तो गवाही देगी। जब वो चिपट रही है उससे और उसकी लाठियां अपने ऊपर ले रही है, लिहाजा दोनों को मार दो। वहीं उनको लाठियों से पीटते रहे, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, मदद की गुहार करती रही, चोट लगने पे दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन सैकड़ों लोग वहां पर जमा थे, किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब ने यही फैसिलिटेट किया कि वो जल्दी से जल्दी मर जाएं, पुलिस ना आने पाए। और हुआ भी, जब तक पुलिस आई तब तक उन दोनों की जान निकल चुकी थी। अब आप सोचिए कि संपत्ति के लालच में ऐसी क्रूर वारदात मृतक के 3 सगे भाइयों ने मिलकर की। कितनी बड़ी और नृशंस हत्या की। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं ये कहूँगा कि जब ये पता हो कि संपत्ति का विवाद है और वारिस एक ही है, तो हमेशा वारिस को प्रोटेक्ट करिए, वारिस के जान की रक्षा करिए। जमीन और पैसे के लिए जितने पारिवारिक झगड़े हुए हैं वो वारिस के ही कारण हुए हैं। जितने भी हुए हैं, चाहे वारिसान उनके आपस में लड़े हों, चाहे वारिसान ने एक दूसरे की संपत्ति पे अपना हक जताया हो, चाहे इस डर से कि इसके मरने के बाद इसके फला वारिस को सब मिल जाएगा, चाहे वो गोद लिया हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल हो, उसको मार दिया जाता है। इसलिए अगर अच्छा, कितनी बड़ी गलती की उस महिला ने कि उसे पता था कि संपत्ति के बारे में इन लोगों के मन में खटास है, फिर भी वो दुश्मनों के घर में चली गई। होना ही था ये।
और चलो उसे जाना था अकेली चली जाती, वारिस को लेकर बिल्कुल नहीं जाना था, तब उसके ऊपर ये हमला ना होता। उनको ये लगता कि इसके मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, कागज़ तो सब दिल्ली में है, वारिस भी दिल्ली में है, वो तो कल को पाई जाएगी। तो इसलिए जहां संपत्ति का झगड़ा हो, डिस्प्यूटेड संपत्ति का, अगर कोई वारिस है तो वारिस को प्रोटेक्ट करिए, उसको कभी संपत्ति के दूसरे दावेदारों के सामने एक्सपोज मत होने दीजिए, वरना उसकी जान को खतरा होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।